आज से ठीक 2 साल पहले 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर बैठी कंपनी ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट हैं उनमें बहुत सारा मैनिपुलेशन किया जाता है। और उस रिपोर्ट का सीधा सीधा असर ये हुआ कि उस समय विश्व में नंबर 3 की पोजीशन पर थे गौतम अडानी। वो एकदम स्लिप होकर के 50 से भी ज़्यादा नीचे आ गए और ठीक एक महीने के अंदर उनकी कंपनी के शेयर, यानी लगभग एक जो रिपोर्ट आई थी 24 फरवरी 2023 को, उनके शेयर की जो कीमत है वो लगभग 59% गिर गई। बात ये आती है कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या कितनी सच्ची होती हैं, या कितनी झूठी होती हैं। और वो भी रिपोर्ट जो कि एक दूसरे देश से आ रही हैं, उनका सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पर सीधा सीधा पड़ता है। तो बात ये है कि एक रिपोर्ट इतनी पावरफुल हो सकती है कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से शेक कर सकती है। आज इसी चर्चा पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं भुवनेश गोयल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को लेकर के। भुवनेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच लोकेंद्र जी। भुवनेश जी, सबसे पहले अब ये बताइए कि ये जो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, ये कहीं आपने भी एक बार चर्चा में बोला था कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आज की तारीख में, जो कि नैरेटिव सेट करती है। तो पहले तो नॉर्मली कहा जाता था कि मीडिया नैरेटिव सेट करती है पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन अब ये बात हो रही है क्या मीडिया इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसको भी इफेक्ट करती है? आपके इस पे टेक क्या है? देखो, मीडिया जो है वो कॉमन पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो मीडिया ही होती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया ले लो, चाहे वो टीवी मीडिया ले लो। हिडनबर्ग की रिपोर्ट की आपने जैसे बात की, तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसका नरेटिव सेट करने के लिए तो मीडिया ने ही सेट किया कि भाई हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, प्रिंट मीडिया में वो पब्लिश हुआ, टीवी में पब्लिश हुआ कि भाई हिडनबर्ग ने इस तरीके से रिपोर्ट जारी की जिसमें गौतम अडानी की जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कर रही है। और विद इन 3 डेज 4 डेज आपने देखना, एक महीने में देखा कि उसके स्टॉक प्राइसेस का क्या हाल हुआ। तो जो आपका क्वेश्चन है कि मीडिया का क्या रोल है, तो मीडिया का इट्स अ वेरी स्ट्रांग रोल इन सेटिंग द नरेटिव्स कि भाई देश में जो भी चल रहा है, आम आदमी को वो जानकारी मीडिया के थ्रू ही मिलती है। अगर कोई बड़ा एंकर या कोई बड़ा मीडिया पब्लिशिंग हाउस या इकोनॉमिक्स टाइम्स ले लें, हम कोई सा भी एक चैनल मान लें, वो कोई भी न्यूज़ पब्लिश कर देता है तो उसको बहुत माना जाता है। अगर आज सुबह कल मॉर्निंग में अगर न्यूज़ छपे इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि धीरू भाई अंबानी या फिर भाई मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस वो फ्रॉड है, अगर ये नरेटिव सेट कर दिया जाए मॉर्निंग में फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ हो, और वहाँ वहाँ से भी यूएस से या किसी और कंट्री से या फिर इंडिया से भी ये उसके फैक्ट्स हैं, तो स्टॉक मार्केट अपने आप नीचे गिरेगा। और वहीं पे नैरेटिव सेट किया जाए कि वो कंपनी ज़्यादा एक्सपायर कर रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, सरकार उसको उठा रही है तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बोलते एक चीज़ बताइए कि जब आपने कहा कि मीडिया के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिया में लगभग हर चीज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सेबी है, हम्म, कुछ गलत ना हो, इन्वेस्टर का पैसा ही डूबे, कुछ हम्म, भी ऐसा ना हो। हम्म, लेकिन अगर एक मीडिया का एक रिपोर्टर या जो पब्लिशिंग जो हाउस है, वो हम्म, इंटेंशनली या बिना किसी इंटेंशन के अगर हम्म, कोई उसकी ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, हम्म, तो उसको लेकर के इंडिया में अभी इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है हम्म, जो कि इस बात को मॉनिटर कर सके कि हम्म, ये रिपोर्ट कितनी सेंसिटिव है और हम्म, ये जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। हम्म, तो आपके जो कंपनी के जो बायलॉज हैं या जो अपना हम्म, जो इंडियन का जो इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है वो हम्म। क्या कहता है? भाई देखिए, जो रिपोर्ट है, जैसे हिडनबर्ग की बात अपन करते हैं कि उसने रिपोर्ट जारी की, अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, पब्लिश हो गई रिपोर्ट, स्टॉक्स नीचे चले गए। अब इसका रेगुलेशन, कि जो पब्लिकेशन का रेगुलेशन की जो न्यूज़ छप रही है और रिपोर्ट छप रही है, तो ये तो फ्रीडम ऑफ क्या होता है ना कि आपका स्पीच के मुद्दे में अटक जाती हैं बातें। आप इसको रेगुलेट तो कर नहीं सकते हो किसी को भी बोलने से कुछ भी, कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और आप उस चीज़ के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भैया आप उसको ना छापो। हो ये सकता था हिडनबर्ग के केस में। आप ये देखो कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो अडानी का जो शेयर था वो 150 रुपये पे चलता था 2020 में। 2020 अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर, 150 रुपये का शेयर 4,000 पे गया 2022 में। 4,000, दो दो साल में 4,000 के उसका प्राइस था।
हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, स्टॉक नीचे आया 1500, 1200, 1300 के रेट में। आज भी वो स्टॉक 2200, 2300 के रेट में है। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या सरकार ने कुछ किया, क्या सेबी ने कुछ किया, क्या वो एक एक्शन लिया? अडानी ग्रीन्स है, एसईसी की रिपोर्ट आई अभी रिसेंटली, अपन ने देखा यूएस एसईसी की रिपोर्ट का एक कंप्लेंट फाइल हुई थी जो भी अडानी ग्रीन्स की हुई थी कि भाई अडानी ग्रुप ब्राइब दे रहा है इंडियन पॉलिटिशियंस को टू सिक्योर सर्टेन टेंडर्स, कि भाई हमसे आप कमिटमेंट्स मांग रहे हैं सरकार से कि आप अप रेटेड प्राइस में हमसे आप बिजली खरीदोगे इन द कमिटमेंट। और सीधा सीधा कनेक्टेड अडानी ग्रीन्स कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी अडानी ग्रीन्स। आज साहब उसका टर्नओवर है 11,000 करोड़, वैल्यूएशन है उसकी 1,70,000 करोड़। 11,000 के टर्नओवर पर वैल्यूएशन है 1,70,000 करोड़, 15 टाइम्स। वहीं एक एनटीपीसी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसका टर्नओवर है 1,80,000 करोड़, वैल्यूएशन है मात्र 3 लाख करोड़। तो आप देखो वो 2 के मल्टीपल पे चल रहा है और ये 15 के मल्टीपल पे चल रहा है। बात है 11,000 के टर्नओवर पे 1,70,000 की वैल्यूएशन रखा हुआ है। अगर ऐसा ही होता तो एनटीपीसी का जो वैल्यूएशन है वो देखोगे अगर आप, तो 1,80,000 करोड़ के हिसाब से उसका वैल्यूएशन 27 लाख करोड़ होना चाहिए था, है कितना, 3 लाख करोड़। अडानी ग्रीन्स की बात करोगे तो अगर एनटीपीसी में कंपेयर करोगे तो उसकी वैल्यूएशन एक्चुअल में आनी चाहिए 20,000 करोड़, आज की डेट में 1,70,000 करोड़। 100 रुपये का शेयर 1,000 में बिक रहा है। तो अब हिडनबर्ग ने रिपोर्ट किया उसने जो भी चीज़ें, बट सेबी एटलीस्ट इंटरफेयर तो करे, चेक तो करे कि भाई प्राइस रिगिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या मैनिपुलेशंस हैं, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने बात की कि एक पर्टिकुलर आपने एनटीपीसी का एग्जांपल दिया, अडानी का एग्जांपल दिया, यानी कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेस्टर के पास में सही जानकारी का अभाव यस, है ना? 100%। अच्छा, अब बात यहाँ ये आती है सर कि मीडिया को वैसे ही कहा जाता है कि फ्री मीडिया है, और बड़ा ही मीडिया एक नेग्लिजिबल सेक्टर है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री मीडिया को सीरियसली नहीं लेती। करेक्ट। लेकिन जो सिस्टम जिस तरीके से दिख रहा है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन वो बहुत डैमेजिंग भी हो सकती है, बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है। तो मीडिया को कॉर्पोरेट जो सेक्टर है या जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो इतना सीरियसली क्यों नहीं लेती, जब उन्हें पता है कि मीडिया एक ऑक्सीजन है एक इन्वेस्टर के पास में या उनके पार्टनर्स के पास में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जिससे प्रॉपर उनका वैल्यूशन हो। आप क्या सोचते हैं? इसमें देखो दो बातें हैं। बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो हमेशा मीडिया को बहुत स्ट्रांगली हमेशा अपने साथ रख करके चलते हैं। प्रॉब्लम मीडिया के साथ ये है कि उनका अर्निंग सोर्स कुछ है नहीं, ये फैक्ट है, तथ्य है ये। नाउ टू मेक मनी उनको कहीं ना किसी से एडवर्टीजमेंट चाहिए या फिर कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट चाहिए। उस चक्कर में जो भी नैरेटिव बिजनेस हाउसेस सेट करना चाहते हैं वो उसी के राह पे चल पड़ता है मीडिया हाउस। अगर कोई न्यूज़ एक्चुअल भी है, जैसे साबरमती का अभी मूवी आई थी, अपन ने देखा था साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर ही जो नैरेटिव सेट किया गया, वो मूवी में जो दिखाया गया वो एकदम चीज़ें डिफरेंट थी। पहले सेट कर दिया कि एक्सीडेंट था, वो मीडिया ने सेट किया कि एक्सीडेंट था, बाद में मीडिया ही नैरेटिव सेट करे कि एक्सीडेंट नहीं था साहब, वो तो जलाया गया था। तो ये तो पागल बनाने वाली बातें हो रही हैं, क्योंकि वो मीडिया किस हिसाब से काम कर रहा है कि उसको क्या सूटेबल लग रहा है, उसके ऊपर से क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं। पूरा का पूरा तंत्र चल रहा है मीडिया के अंदर। चाहे वो बीजेपी की लहर ले लो, क्या पॉलिटिकली बात कर लो कि बीजेपी की लहर चल रही, बीजेपी की लहर चल रही थी, पहले कांग्रेस का चल रहा था मामला, कांग्रेस का चल रहा था। क्यों? क्योंकि मीडिया पे उसका होल्ड है। तो एक तरीके से मीडिया फ्री मेरे को कम नजर आता है। मीडिया इज एक्चुअली गवर्न बाय बिजनेस हाउसेस एंड पॉलिटिशियंस, वही उनको गवर्न कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से नैरेटिव सेट्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम किए जाते हैं। आपको लगता है अभी भी देश में जो बिजनेस जो जर्नलिज्म है उसको लेके सीरियसनेस नहीं है? मैं उस रेफरेंस में बोल रहा हूँ कि आपने के एग्जांपल को दोबारा लेके आता हूँ, एक कंपनी जिसकी शेयर प्राइस उससे 1/3 है लेकिन उसका वैल्यूएशन उससे कई गुना ज़्यादा है। राइट। तो बात यहाँ पर ये आती है कि पॉलिटिकल कवरेजेस या आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट्स सर्विसेज तक रह जाते हैं, बैलेंस शीट तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। ये एक बड़ा हार्ड फैक्ट है। करेक्ट। तो इसके लिए आप मानते हैं कि जो कंपनीज में एक सीएसआर का एक एक्टिविटी होती है उसमें मीडिया को लेकर के भी एक कॉर्पोरेट कंपनीज को एक सीरियस अप्रोच रखनी चाहिए, खास तौर से जहां पब्लिक का पैसा लगा हो वहां उनको एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए यस। कि मीडिया के पास में सही और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन जाए। करेक्ट। ऑन द अदर हैंड मीडिया को भी एक बहुत ही, जब खास तौर से जैसे हिंडनबर्ग की अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको भी लेकर के चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि एक पूरी इंडियन इकोनॉमी पर एक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको लेके आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए तो मीडिया हाउसेस को खुद को सोचना पड़ेगा कि वो एक खुद का रिसर्च विंग बनाए जो कि इंडिपेंडेंट हो विद 100% इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द नेशन। कि भाई कोई भी हम लोग रिपोर्ट छाप रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क लगा करके ना छाप दें, कुछ भी जल्दीबाजी में ना छापें, भाई उसका रिसर्च करें, रिसर्च करके भी एज अ इन्वेस्टर
क्योंकि इन्वेस्टर तो क्या देख रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स देख रहा है। आज के डेट के अंदर अगर कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो सुबह उठ करके वो इकोनॉमिक्स टाइम्स 100% पढ़ता है, या फिर बिजनेस टाइम्स पढ़ता है, या फिर कुछ कुछ जो ई प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे देखता है। तो बिफोर पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, तो एटलीस्ट जैसे हिडनबर्ग का रिपोर्ट था, तो हिडनबर्ग के रिपोर्ट में उसमें क्या क्या फैक्ट्स थे और वो कहाँ कहाँ पे टैली होते थे। जैसे SEC का भी है, जो भाई US का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो भी कंप्लेंट फाइल हुआ वहाँ पे अडानी के अगेंस्ट, तो उसमें कितना रेलिवेंस है। जैसे मैंने बोला अडानी ग्रीन्स का जैसे कि एक टॉपिक है, ये भी उसका एक्चुअल में वैल्यूएशन 20,000 करोड़ होना चाहिए अगर NTPC से कंपेयर करते हो तो, जो कि 1975 की कंपनी है, लेकिन 1,70,000 पे ट्रेड कर रहा है आज की रेट के अंदर मार्केट वैल्यूएशन में। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, और बड़े इन्वेस्टर को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है, वो तो यही देख रहा है कि यार प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं और न्यूज़पेपर में उसके अगेंस्ट कुछ है नहीं चीज़ें, तो वो तो उसमें इन्वेस्ट किए जा रहा है। आपने सर जो पब्लिक डोमेन की बात की कि पब्लिक डोमेन में एक्चुअल पिक्चर तो आ ही नहीं पाती। आज थोड़ा सा और इसको अडानी से शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ। आजकल बहुत सी कंपनीज हैं, हर महीने कम से कम 5-10 IPOs आते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर फुल पेज ऐड देते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म लिखे होते हैं कि आम इन्वेस्टर को पढ़ ही नहीं सकता लेंस लगा के भी। और डिटेल इसमें इतने जाते हैं और वो बेचारा जो है उसकी गिरफ्त में आ जाता है कि उसको एक शॉर्टकट चाहिए होता है कि उससे पैसा कमाना, शॉर्ट टर्म मनी चाहिए। अब इशू सर यहाँ ये आता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो कि लोगों को, अपने फंड मैनेजर्स को मैनेज करके इस तरीके की रिपोर्ट लेकर के आती हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ला रही है, कर रही है, और सिर्फ एजेंसी के नाम पे मात्र एक सेबी है, किसी भी गाइडलाइंस चलती हैं। आपको लगता है कि इसको लेकर के भी एक IPO आने से पहले एक प्रॉपर पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने खुल करके एक उसका डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट में जब कोई बिल टेबल होता है तो एक पूरी जो है, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, जिस पर डिस्कशन होता है, क्योंकि वो भी एक पब्लिक मनी के ही मैनेजमेंट का सवाल है। सेम अप्लाइज इन दिस केस टू, कि जब आप मार्केट से पैसा उठाने जा रहे हैं तो लोगों को एटलीस्ट उनकी भाषा में, उस सरल भाषा में समझाया जाए कि साहब ये कंपनी है, ये इसकी हकीकत है, और मीडिया को उनके प्रोमाइसिस तक में एक्सेस दी जाए, तब जाकर के उनके द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट प्लस मीडिया, एक ग्रुप ऑफ मीडिया के द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट, जब तक वो दोनों पब्लिक डोमेन में ना आए तब तक उसको जो है IPO इशू करने का अधिकार ना हो। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको क्या लगता है, ये अप्रोच सही है गलत है? इसमें देखो, एक बात जो फैक्ट है वो ये है कि आजकल बहुत सारे SME IPOs आ रहे हैं, पहले भी बड़े IPOs आते थे। देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एक छोटा सा भाई गोडाउन है, गोडाउन में वो बोर्ड लगा रखा है, उसका 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है, 10 करोड़ रुपए का पब्लिक मनी IPO लेके आ रही है। अब IPO लेके आने के लिए आज के डेट में प्रोसेस ये है कि आप फंड मैनेजर को पकड़ो, है ना, दे चार्ज सम 2-3% वो कमीशन लेते हैं और वो आपका SME में लिस्ट हो जाती है आपकी कंपनी। पैसे पब्लिक जो है, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस जो कंपनी बनाती है कि भाई हम ये करेंगे, इस पैसे का वो करेंगे, वो तो क्या है कि उसको प्रूफ करना, एस्टैब्लिश करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बोलने को तो कुछ भी बोल दो कि हम भाई चांद सितारे तोड़ के लेके आएंगे, पब्लिक को कुछ पता नहीं। पब्लिक को बस इतना सा इंटरेस्ट है कि यार IPO में लिस्टिंग गेन्स हमको मिल जाएं, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है या फिर कुछ हो गया है हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर कि जनता आज के डेट के अंदर IPO में इसलिए पैसा लगा रही है कि उनको ये दिखता है कि लिस्टिंग पे हम लोगों को 100% का गेन मिल जाएगा, 150% का गेन मिल जाएगा, 200% का गेन मिल जाएगा और हम अपना पैसा बना करके निकल जाएंगे। अब 10 करोड़ रुपए का कोई पैसा मांग रहा है, आप ये देखो आज की डेट में, उसमें एप्लीकेशन लग रही है 2-2 हज़ार करोड़ की। मतलब कि जैसे कि नौकरियां बढ़ती हैं सरकार की, कि 10 सरकारी नौकरी हैं उसके लिए 2,000 एप्लीकेंट्स हैं, वैसे ही एक SME IPO आता है जिसकी गोडाउन में एक बोर्ड लगा रखा है भाई ने, 10 करोड़ रुपए मांग रहा है वो, और 2,000 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस, लोग पैसा देने को राजी हैं 2,000 करोड़ रुपए। अब वो इसलिए है क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही है कि भाई आपको IPO में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो हर रिटेलर IPO में इन्वेस्ट कर रहा है और ये SME IPO उसका फायदा उठा रहे हैं। अब बात है रिपोर्टिंग की कि भाई एक्चुअल में इनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स नहीं है, इनको फंडिंग मिलनी चाहिए भी नहीं मिलनी चाहिए। अब यार एक बात बताओ कि अगर वो बंदा गोडाउन से अपना कंपनी चला रहा है, उसकी मीडिया उस तक पहुंच पाए, उसका फोटो खींच पाए और बता पाए जनता को कि भाई ये देखो ये कंपनी है जिसके आप IPO में इन्वेस्ट करो, जो साइकिल खड़ी है बाहर, ताला बंद पड़ा है और एक बोर्ड लगा हुआ है, तो पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी? इसका राइट प्रोसीजर ये है कि सेबी या तो खुद या फिर कोई और एक एंटिटी बनाए जिसमें जो भी IPO आ रहे हैं उसका रिगरस इंस्पेक्शन हो या इंस्पेक्शन ऑडिट हो प्रॉपर तरीके से,
और वो प्रॉपर ऑडिट करके खुद इंफॉर्मेशन पब्लिक करे। सेकंड, मीडिया हाउस का भी विंग बने एक, जो कि आज की डेट में शायद से नहीं है, जो एसएमई आईपीओस को या फिर जो छोटे आईपीओस उनको देखता हो स्पेसिफिकली, और वो हर उस पर्टिकुलर कंपनी के पास पहुँचे, उनके डायरेक्टर से बात करे, उनके एम्प्लॉयज़ को ढूंढे, वो क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, एक्चुअली में कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ सर्विस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कितने एसेट्स हैं उनके पास, बैलेंस शीट पहले के क्या कंप्लाइंसेस हैं, उसको पहुँच करके मीडिया इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को पब्लिश करे और सेबी भी इंस्पेक्शन और ऑडिट्स कराए। जो थर्ड एंगल है कि वो खुद से रिपोर्ट बना करके जो पब्लिश कर देते हैं, फिर जो आपने बोला कि तीनों का उसको कॉम्बिनेशन अपने पढ़ना और आप, समझना मुश्किल है। उसको तो मुश्किल है, वो तो कौन पढ़ेगा इतना लंबा पेज को, वो तो भाई कोई इकोनॉमिस्ट है या फिर कोई एक्चुअल में फंड फंड मैनेजर, वही देख सकते हैं। एक चीज सर और आपने देखा होगा गोयल साहब, कि पिछले गए सालों में स्टार्टअप के नाम पर हम्म कंपनीज बनाई जाती हैं, हम्म बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, एंजल इन्वेस्टर से लेके पता नहीं कौन कौन सी टर्म स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हम्म हम्म और कंपनी लगातार वो घाटे में चलती है। हम्म उनकी बैलेंस शीट हमेशा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल घाटे में चलती है, हम्म और ये समझ में नहीं आता कि जो कंपनी घाटे में चल रही है उसका हम्म वैल्यूएशन आज 5 करोड़ है, कल हम्म 50 करोड़ है, हम्म परसों 150 करोड़ हो जाता है, हम्म और फिर वही कंपनी 4 दिन बाद में आईपीओ लाती है, वो कहती है हम्म साहब हमें 100 करोड़ मार्केट से रेस करना है, हम्म और वो रेस करके लोग पब्लिक मनी इसमें इन्वेस्ट कर देती है, हम्म और अब वैल्यूएशन उसका क्या रहता है क्या नहीं रहता, क्योंकि पैसा तो एक ढीला भी नहीं आ रहा, रेवेन्यू हम्म नाम पे जीरो था, ऑलरेडी लॉस में ही थी, और जो उसके प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने अपनी स्टेक सेल की, 50-50 100-100 करोड़ रुपए कमाए और अपने निकल लिए। आपको लगता है ये प्रैक्टिस फेयर प्रैक्टिस नहीं है? सर 1990s में डॉट कॉम बबल आया था, है ना, डॉट कॉम्स का फेस चला, तो एक बहुत बड़ा बबल बर्स्ट हुआ था। ये स्टार्टअप का भी वही होने वाला है, आज से 5 साल मान लो, 10 साल मान लो, जब लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूबे हुए मिलेंगे, रिपोर्टें आएंगी और पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट कोलैप्स आएंगे। आपने जैसे बोला, एकदम से बोला कंपनी आ रही है, लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट बना नहीं रही है, इन्वेस्टर से पैसा उठा रही है, जिसने कंपनी बनाई है उसने अपना माल बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, अपना इक्विटी बेच दी, इक्विटी बेच करके निकल लिया, वो तो अपना फ्री हो गया मस्त बंदा। फंस गया कौन? पब्लिक फंस गई इन द एंड, जिसका लास्ट में जब आईपीओ करके वो चले गए, पब्लिक ने पैसा लगा दिया, कंपनी लॉस मेकिंग है, संभाल कौन रहा है किसी को पता नहीं है, वो डूबनी है इन द एंड। जिस कंपनी ने पिछले 20 साल से पैसा नहीं कमाया, 10 साल में पैसा नहीं कमाया, लॉस मेकिंग है, पैसा उठाया जा रही है, जो फाउंडर है वो फाउंडर ही निकल लिया। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग होती, फाउंडर क्यों निकलता? अगर वो पैसा कमाने वाली कंपनी होती तो जिसने कंपनी बनाई है वो कंपनी क्यों बेचता? वो तो अपनी इक्विटी बेच करके निकल लिया, पब्लिक फंसती चली जा रही है। तो ये तो इतना बड़ा बबल है जो भारत की सरकार उसको नेगलेक्ट किए जा रही है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो स्टार्टअप इंडिया के नाम पे हर किसी को स्टार्टअप करो का वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अगर 100 स्टार्टअप्स हैं उसमें से 90 स्टार्टअप्स का ये बुरा हाल है कि सब लॉस मेकिंग है, बाहर से पैसा उठाते हैं, वीसी से पैसा उठाते हैं। आप इसको एज अ जुआ भी मान सकते हो कि जो वीसीज हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो जुआ खेलते हैं, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आईपीओ में ला करके वो भी अपनी इक्विटी बेच देते हैं और सब निकल लेते हैं। कंपनी का कुछ होता नहीं है, ऐसे बतेरी कंपनी है, आप खुद देखो। अच्छा, एक इसमें साइड में एक छोटा सा थ्रेट और आता है कि जब इस तरह के आईपीओज आते हैं या इससे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड होते हैं, इसमें बहुत सी चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्ट कर देती हैं, आपने देखा होगा। कुछ ऐसे एप्लीकेशन आए थे उसमें चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ से जो जितना भी डेटा है वो सब साइफन ऑफ होकर के चाइना चला जाता है, बिकॉज वो कंपनी यहाँ मास में काम करती है, डेटा कलेक्ट करती हैं, वो डेटा पूरा चाइना या किसी और अलग कंट्री में चला जाता है। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा लूप होल है जहाँ पर सेबी या कोई और एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही, समझ ही नहीं पा सर रही हो कोई क्या कुछ रहा कर ही नहीं रहा। आप देखो आज की डेट में भारत के स्टॉक मार्केट तो मतलब फटने की हालत पे है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं है, सेबी तो कुछ कर ही नहीं रहे। जो आप बोल रहे हो कि भाई ये इसको पंप एंड रिगिंग बोलते हैं, है ना, पंपिंग द प्राइसेस। तो स्टॉक मार्केट आज की डेट में पंप, मतलब कुछ शेयर्स आज के डेट में अगर आप पब्लिक सेक्टर के शेयर्स पकड़ोगे, वो भाई 1x के ट्रेड, मतलब प्राइस प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे तो भी 2 का चल रहा होगा या 3 का वैल्यूएशन चल रहा होगा। कुछ कुछ कंपनी 20-20 के वैल्यूएशन चल रहे हैं, 50-50 के चल रहे हैं, पंप कर रखे हैं प्राइसेस जो पैसा है। आईपीओज जो हैं उसके अंदर भी यही सीन है कि भाई बाहर का पैसा आता है। आज अगर कोई शेयर 100 रुपये का है, उसमें पैसा डालना शुरू करती है कोई चाइनीज़ वेंचर या फिर भाई यूएस का वेंचर, 100 रुपये से उसको 1000 रुपये पे लेके जाते हैं।
1000 रुपये पे लेके जाने के बाद रिटेल इन्वेस्टर आता है, रिटेल इन्वेस्टर भी 1000 रुपये में खरीदता है उसको, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है, वो 1000 में बेच के निकल लेते हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो 100 रुपये पे वापस आ जाता है। तो 1000 रुपये पे जिसने खरीदा वो तो फंस गया, पंप करके प्राइस दिखा दिया उसको। और जो रियल में जो वेंचर इन्वेस्ट थे, उन्होंने जो 100 रुपये में माल खरीदा, पंप किया मनी, करते गए करते गए करते गए, वो अपना 1000 में 900 में 800 में एग्जिट करके निकल गए। ये गेम चल रहा है और तो कोई इसको किसी एक दूसरी इन्वेस्टमेंट लाइन करने में का कहें, है। क्या इसको बोल सकते हैं खुलेआम लीगल तरीके से जुआ चल रहा है? हाँ, जुआ चल रहा है साहब, 100% जुआ चल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है, जो छोटा आदमी है, 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा देता है अपना, भाई ठीक है मैं कुछ करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और रोज के लाखों करोड़ रुपए रोज के खत्म हो रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक का मनी पैसा खराब हो रहा है, इन्वेस्टर का पैसा खराब हो रहा है, जो छोटे जो लोग हैं। बाकी ऊपर जो देखो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में बैठे हुए हैं, है ना, या फिर जो बाहर के नहीं, लेकिन वीसीस म्यूचुअल वगैरह फंड हैं, कंपनियां तो दूसरे के ही पैसा तो लगा रही हैं। वो भी दूसरों का हाँ, पैसा लगा रही है, उनको भी लगा फर्क रही नहीं हैं, वो पड़ भी रहा, अपना कमीशन लेके अपने निकल रही है। उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां से हम लोग शुरू किए थे, वही कंक्लूड करते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी, मैंने कहा जैसे 12,000 किलोमीटर दूर बैठी कंपनी इंडिया में एयर स्ट्राइक करती है, वहां बैठ करके जैसे ड्रोन से स्ट्राइक होती है, ऐसे इकोनॉमिक स्ट्राइक होती है देश की इकोनॉमी पे, कि एक कंपनी जो है इस तरीके से फ्रॉड कर रही है। अब सेबी का जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल हिंदुस्तान है। करेक्ट। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक तरीके से वो भी एक मीडिया कंपनी जैसा, मान लीजिए कि रिपोर्ट अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में आ रही है, देन इट बिकम्स ए मीडिया रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। करेक्ट। जब ऐसी कोई रिपोर्ट्स आती हैं तो इनको आप कैसे चेक करेंगे, कैसे रोकेंगे? और बिकॉज ये अभी इस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि वो रिपोर्ट सही थी या गलत थी, लेकिन वो रिपोर्ट थी और उसका वहां से फायर की गई, धमाका यहाँ हुआ, असर यहाँ हुआ। और जबकि अगर ये होता यही की कोई कंपनी या रिसर्च कंपनी करती तो समझ में आता कि वो यहाँ आए। शायद हिंडनबर्ग ने, जिसने 2017 में कंपनी शुरू की और 3 दिन पहले पता चला कंपनी बंद भी कर दी, और गौतम अडानी 25वें नंबर पे आज हैं, अभी बीच में 50 से नीचे चले गए थे, वो 30 नंबर पे थे, वो शायद रोड पे आ गए एक तरीके, रोड पर ना गए तो, लेकिन ठीक है, मैसिव लॉस हुआ, इमेज को लॉस हुआ, मोदी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट हुआ। आपको क्या लगता है सर कि ऐसी जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनको लेकर के क्या चेक्स लगने चाहिए और क्या संभव है? भारत सरकार को या तो सेबी या फिर सेबी जैसा ही कोई एक विंग बनाना चाहिए। इन रिपोर्ट्स को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि फ्री मीडिया है, लेकिन जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे आज आई, तो 3 लाख करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन जिसमें है, लोगों का लाखों करोड़ रुपए पब्लिक मनी लगा हुआ है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विद इन 2 डेज या विद इन 1 डे उस चीज़ को क्लैरिफाई करे, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे और स्टेटमेंट्स दे। अगर वो सही है तो वो पब्लिक डोमेन में रखे, उस बात को स्ट्रांगली रखे कि हाँ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, ये रिपोर्ट आई। क्योंकि फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हिडनबर्ग ने किया, अब हमको उसको रोक दें। रोकना तो बहुत गलत हो जाएगा, क्रिटिसिज्म करना तो बहुत ही गलत। अगर आप क्रिटिसिज्म को ही रोक दोगे, नेगेटिव रिपोर्ट्स को ही रोक दोगे, वो तो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। बट जैसे कि अभी ये चल रहा है कि भाई यूएस का भाई कोई भी कंट्री आती है और इकोनॉमिक स्ट्राइक हो रही है एक तरीके से इंडिया के ऊपर, बाहर फॉरेन कंट्रीज से भाई कोई भी कुछ भी कर रहा है और इंडिया को डीस्टेबलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है, इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है कहीं से भी यूएस। भाई कल तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कोई अफगानिस्तान रन एंटिटी है, उसने कोई रिपोर्ट जारी कर दी मीडिया में कि भाई रिलायंस जो है, रिलायंस एक फ्रॉड कंपनी है, उसमें 4-5 नैरेटिव सेट कर दिए और इकोनॉमिक टाइम्स है किसी भी पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस पे फ्रंट पेज में न्यूज़ आ गई। तो इंडियन वो कंपनी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की भी जो है वो भी डीस्टेबलाइज हुई। तो जब ऐसे रिपोर्ट्स आए पब्लिक डोमेन में, तो उसका चेक बैलेंस एक तो ये है कि मीडिया में कंट्रोल कि, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है ना, और इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से स्प्रेड होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वो लोग इस चीज़ पे कुछ रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरा मेरी अंडरस्टैंडिंग में सबसे जो बेस्ट जो चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कोई एक एंटिटी बनाया जाए, सेबी में कोई विंग बनाया जाए जो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, और जब भी ऐसी कुछ रिपोर्ट आए उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उसका ऑडिट करके उसको पब्लिक डोमेन में डालें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे ऊपर किसी ने एक्विजिशन लगाया या हमारी कंपनी के पब्लिक कंपनी पे एक्विजिशन लगाया जिसमें पब्लिक मनी है, तो उस एक्विजिशन को साबित करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि यार 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर कुछ एक्विजिशन लगा है तो विद इन 1 डे और 2 डे, क्योंकि सेबी में भाई सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास लेबर फोर्स है नहीं इंटेलेक्चुअल,
तो बैठ करके उसको रिपोर्ट को पढ़ ले, उसमें निकाल लें पॉइंट्स, उसको इन्वेस्टिगेट करें, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, बैलेंस शीट है, P&L है, सब कुछ जो भी कंपनीज का होता है, और अपना एक स्टेटमेंट पास कर दें। लास्ट में सर, ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी इस समय मीडिया का जो पूरा जो फोकस है, या फोकस उसको उस तरीके की तरफ शिफ्ट किया गया है, मे बी वो उसके ऊपर आर्थिक दबाव रहते हैं, जो भी रहते हों। 99% मीडिया का फोकस रहता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या छोटी हाँ। मोटी कोई घटनाओं को लेकर के, हाँ। जबकि देश की जो इकोनॉमी है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए दिन में सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड होते हैं, हाँ। उनको लेकर के अभी तक मीडिया के पास में खुद ही कोई बहुत ही सीरियस मैकेनिज्म नहीं है, हाँ। जबकि उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। सेकेंडली, जो सरकार के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि सरकार के पास में ले दे के स्टॉक मार्केट को डील करने के लिए केवल एक एजेंसी से भी, हाँ। जो कि पर्याप्त नहीं है। हाँ। अब वो मीडिया को रेगुलेट करे, हाँ। या प्रेस में स्टेटमेंट दे, हाँ। या उनके बायलॉज बनाए, हाँ। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक पूरे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट या प्रॉपर एक मिनिस्ट्री इसके लिए होना चाहिए, हाँ। कि हाँ। जो कि स्टॉक मार्केट में जितना भी पब्लिक का जो फंड है, बिकॉज जब कंपनी पब्लिक, जब उसका नाम ही पब्लिक लिमिटेड है, करेक्ट। देन दिस इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यस। बिकॉज वो पब्लिक की कंपनी हो गई। हाँ। वो भले ही वो 1% का स्टेक होल्डर हो, जो हाँ। 1000% का उसका स्टेक हो। करेक्ट। तो आप ठीक कह रहे हैं। तो चलिए गोयल साहब, आज आप आए, आज आपका हमारा डिस्कशन हुआ, थैंक यू सो मच, चलो, और वी थैंक विल यू। कंटिन्यू द डिस्कशन। डन डन, थैंक यू।